बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का 3rd नंबर डिसऑर्डर, जो कि हमारे साथ एक्लीसिया है। एक्लीसिया कौन सी डिसऑर्डर होती है, इसकी काजेस क्या है, इसकी मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, इसकी डायग्नोसिस क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिव्यू देती हूँ आप लोगों को कि इस एक्लीसिया क्या होती है। एक्लीसिया जो है ना, ये एक ऐसा कंडीशन होता है, ऐसा डिसऑर्डर है हमारे स्टमक का। जब हम किसी खुराक को खाते हैं, किसी खुराक को लेते हैं, थ्रू माउथ जब उसको एंटर करते हैं, तो हमारी माउथ में जब ये खुराक अंदर चला जाता है तो यहाँ पे एक एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। तो जब वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है, मतलब उसका रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन सही तरीके से नहीं होता, तो ये खुराक स्टमक तक नहीं पहुंचता है। और जब ये खुराक स्टमक तक सही तरीके से नहीं पहुंचता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा स्टमक जो है ना, वो मतलब वो भी काम छोड़ देता है, अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी छोड़ देता है, क्योंकि स्टमक का जो नॉर्मल फंक्शन है वो तो खुराक की वजह से होता है, और स्टमक में खुराक एंटर ही नहीं होता, तो वो भी अपना काम छोड़ देता है। ऊपर जो हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है। और जो हमारा खुराक है वो कहाँ पे रहता है, एसोफेगस में ही रहता है। और ये एसोफेगस थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसकी जो ये वाइड होता जा रहा है, और इस वाइडनेस की वजह से जो स्फिंक्टर है वो क्या होता जा रहा है, ब्लॉक होता जा रहा है। और जब वो उसकी रिलैक्सेशन नहीं होती, उसकी कंट्रैक्शन नहीं होती, तो इस वजह से जो कंडीशन अकर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्लीसिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि स्फिंक्टर किस चीज़ को कहते हैं। ये एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ मसल से बनता है, और ये क्या करता है, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये मूवमेंट करता है किस चीज़ का, एसोफेगस का। और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, जो कि खुराक को स्टमक की तरफ ले चलता है। और वो पेरिस्टालिसिस पे इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, या उसके डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब उसका ऑर्डर जो है ना वो डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब उसका ऑर्डर जो है ना वो खराब हो जाता है। तो इस वजह से इस कंडीशन जब ये कंडीशन अकर हो जाए हमारी बॉडी में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्लीसिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताती चलूँ कि जो एक्लीसिया है इसको हम एसोफेजियल एपेरिस्टालिसिस भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि एसोफेजियल एपेरिस्टालिसिस मतलब कि एसोफेगस में एपेरिस्टालिसिस, एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालिसिस हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इस एक्लीसिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो एक्लीसिया होता है, तो ये ज़्यादातर डिनर्वेशन की वजह से होती है। मतलब डिनर्वेशन का क्या मतलब है, जब नर्व अपना मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंचाता जा रहा है, मतलब वो अपना मैसेज नहीं पहुंचाता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, डिनर्वेशन होता है। और जब डिनर्वेशन हो जाता है, तो मतलब ये कि एसोफेगस में पेरिस्टालिसिस नहीं हो रही है, पर क्योंकि यहाँ पे मैसेज नहीं आता कि आप रिलैक्स हो जाओ या आप कंट्रैक्ट हो जाओ, तो इस वजह से क्या हो जाता है, डिनर्वेशन हो जाता है। और डिनर्वेशन की वजह से पेरिस्टालिसिस में डिसऑर्डर आ जाता है, और उस डिसऑर्डर को हम एक्लीसिया का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से नर्व प्रेजेंट होते हैं, वो वेगस नर्व होते हैं, और वेगस नर्व की डिनर्वेशन हो जाती है। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में इसके अलावा और क्या क्या मौजूद है। Objectives. By the end of this session, the students will be able to define एक्लीसिया। इस चैप्टर के एंड में स्टूडेंट्स एबल होंगे कि व्हाट इज एक्लीसिया, डिस्कस द काज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ एक्लीसिया, काजेस क्या है एक्लीसिया के और रिस्क फैक्टर क्या है, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्लीसिया, एक्लीसिया की जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसको डिस्कस करेंगे, डिस्कस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्लीसिया, एक्लीसिया की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकती है वो डिस्कस करेंगे, डिस्कस द डायग्नोसिस एंड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्लीसिया, डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे,
करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे अबाउट एक्लेसिया एंड अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्लेसिया। जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है एक्लेसिया के पेशेंट को, तो उसको एक्लेसिया के पेशेंट पे नर्सिंग मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारे साथ फर्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्ट 5 ऑब्जेक्टिव है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और जो दूसरा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्लेसिया एंड नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर पेशेंट विद एक्लेसिया कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। एक्लेसिया क्या है? अ कंडीशन इन विच द मसल्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस फेल टू द लेग्स, प्रिवेंशन फूड फॉर पासिंग इनटू द स्टमक। एक्लेसिया एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि हमने डिस्कस किया कि इन विच मसल ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस फेल टू रिलैक्स। जब एसोफेगस का जो लोअर मसल्स होते हैं, लोअर पार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो रिलैक्स होने में फेल हो जाए, मतलब उसका रिलैक्सेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, वो अपना रिलैक्सेशन फंक्शन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से जो कंडीशन अकर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्लेसिया। उसमें क्या होता है कि प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम पासिंग इनटू द स्टमक। ये स्टमक को प्रिवेंट करता है किस चीज़ से? खुराक, मतलब खुराक जो है ना वो स्टमक तक नहीं पहुंच जाता, तो इस वजह से खुराक जो है ना ये स्टमक तक पास ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्लेसिया। It is a rare disorder that make it difficult from food and liquid to pass from the swallowing tube connecting your mouth एंड स्टमक। ये एक रेयर डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है? डिफ़िकल्टी होते हैं फूड या लिक्विड को पास करने से, मतलब जब खुराक हम स्वालो करते हैं तो वो जो ट्यूब होता है, वो ट्यूब जो कि कनेक्ट होता है माउथ और स्टमक से, जिसको हम क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। तो उस ट्यूब में जो खुराक होता है वो जमा होता जा रहा है और स्टमक को वो पास नहीं होते। तो और ये किस वजह से पास नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जो कि स्टमक और एसोफेगस के बीच में होता है, और वो स्फिंक्टर अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी वो रिलैक्स और कंट्रैक्ट नहीं होता। उसमें एक प्रोसेस होता है, एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, और वो मूवमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा है। इस वजह से खुराक स्टमक तक पास नहीं होते, और जब वो खुराक पास नहीं होते तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आ जाती है खुराक को पास करने से, जिसको हम क्या कहते हैं? उस डिफ़िकल्टी को या उस डिसऑर्डर को हम एक्लेसिया का नाम देते हैं। एक्लेसिया अकर व्हेन नर्व इन द एसोफेगस बिकम डैमेज। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे जो नर्व प्रेजेंट होते हैं वैगस नर्व, तो वो जब डैमेज हो जाए तो वहाँ पे जो कंडीशन अकर होता है उसको हम एक्लेसिया कहते हैं, और ये नर्व एसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं। एज अ रिजल्ट द एसोफेगस बिकम पैरालाइज्ड एंड डायलेटेड ओवर टाइम एंड इवेंचुअली लॉस द एबिलिटी टू स्क्वीज फूड डाउन इनटू द स्टमक। और ये इसका रिज़ल्ट क्या आ जाता है? इसका रिज़ल्ट ये आता है कि जो एसोफेगस होता है वो पैरालाइज्ड बन जाता है। और ये क्यों पैरालाइज्ड बन जाता है? क्योंकि जो नर्व होते हैं वो डैमेज हुए हैं, और जब नर्व डैमेज हो जाए तो वो अपना मैसेज नहीं ले आता है यहाँ पे सही तरीके से, वो मतलब उसका मैसेज काम नहीं करता। जब मैसेज काम नहीं करता तो स्टमक को पता नहीं चलता है कि जो स्फिंक्टर होता है उसको पता नहीं चलता है कि कब रिलैक्स होना है, कब कंट्रैक्ट होना है, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी आ जाती है। और जब ये डिसेबिलिटी आ जाती है तो इसकी वजह से जो खुराक है वो स्क्वीज नहीं होता, अंदर स्टमक तक डाउन नहीं होता, और इस डिसेबिलिटी को, जो एबिलिटी लॉस होती है, इसको हम एक्लेसिया कहते हैं। फूड देन कलेक्ट इन द एसोफेगस। और जो फूड होता है वो कलेक्ट होता है कहाँ पे? वो कलेक्ट होता है एसोफेगस में, समटाइम फर्मेंटिंग एंड वॉशिंग बैक अप इनटू द माउथ विच कैन टेस्ट बेटर। और कभी कभार इसमें फर्मेंटेशन भी अकर होता है या वॉशिंग बैक भी होता है, यानी जो हम कहते हैं कि मुंह में पानी आता है, वापस जो खुराक हम खाते हैं तो वापस उसका एक बेटर टेस्ट का पानी आते हैं मुंह की तरफ, या वॉमिटिंग फूड फील करता है लोग। बिटर मतलब कड़वा टेस्ट का एक पानी होता है जो माउथ तक आ जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये ज़्यादातर गट्स में होते हैं,
तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होता कि एक्लेसिया को हम गट्स कह सकते हैं या नहीं। तो एक्लेसिया और गट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। गट्स एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं GERD। GERD मतलब गर्ड जो है ना, ये गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है। इसका जो पानी होता है या जो एसिडिटी होता है वो स्टमक से आता है, मतलब स्टमक की तरफ से पानी ऊपर की तरफ आना, जो जिसको हम वॉशिंग बैक भी कहते हैं, या वॉशिंग बैक माउथ की तरफ से आना, या जो हम कहते हैं कि एसिडिटी की वजह से जो बेटर टेस्ट होता है वो ऊपर आता है, तो वो स्टमक से आता है। और ये जो एक्लेसिया है ये कहाँ से आता है? ये जो बेटर टेस्ट की शक्ल में एक पानी होती है, या जो वॉशिंग बैक हम कह सकते हैं, बैकअप कहते हैं, तो ये कहाँ से आता है? ये एसोफेगस से आता है, क्योंकि स्टमक तक तो खुराक जाता ही नहीं है। वहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं होता। तो ये कहाँ से आता है? ये एसोफेगस से आता है। और जो गट्स होते हैं वो उसका जो एसिडिटी है वो स्टमक से आता है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, फर्मेंटेशन के बारे में बताती हूँ कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन ऐसा होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ यीस्ट हो गया या बैक्टीरिया हो गया, तो वो स्टार्च एंड शुगर को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? एसिड एंड अल्कोहल को। तो उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे जो फर्मेंटिंग का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं या जो यीस्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्टार्च एंड शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड एंड अल्कोहल में, और फिर वो वॉशिंग बैक करते हैं, मतलब वॉशिंग बैक आता है माउथ की तरफ से, वो जो एसिडिटी है वो वापस आती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की? एक्लेसिया की। समटाइम मिस्टेक दिस फॉर एसोफेगियल रिफ्लेक्स। कभी कभार लोग जो है ना ये मिस्टेक करते हैं और इसको क्या समझते हैं? एसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसीज समझते हैं, जिसको हम गट्स कहते हैं। तो ये गट्स नहीं होता, क्योंकि ये स्टमक का डिसऑर्डर है, लेकिन स्टमक से ये एसिडिटी नहीं आती। ये रिफ्लेक्स जो है ना ये स्टमक से नहीं आती, बल्कि ये कहाँ से आती है? एसोफेगस से आता है। और जब ये एसोफेगस से आता है तो इसको हम एक्लेसिया कहते हैं। हाउएवर इन एक्लेसिया द फूड इज कमिंग फ्रॉम एसोफेगस। तो इसमें लिखा गया है कि एसोफेगस जो है ना, जब फूड जो है ना एसोफेगस से वापस आता है तो उसको फिर हम एक्लेसिया कहते हैं। वेयर एज एंड गट्स द मटीरियल कम फ्रॉम द स्टमक। वही बात है जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि गट्स में जो खुराक की मटीरियल होती है वो स्टमक से ऊपर की तरफ आता है, और जो एक्लेसिया है उसमें एसोफेगस की तरफ खुराक ऊपर की तरफ आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिया गया है, ये देखो आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारे साथ एसोफेगस नॉर्मल है, और जो लोअर स्फिंक्टर आप लोगों को दिखाया गया है ये आप लोग देख सकते हैं। लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर ये नॉर्मल है, मतलब ये रिलैक्स हुआ है। आप लोग देख सकते हैं खुराक यहाँ से आता है और डायरेक्ट ही स्टमक की तरफ चलता है। इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नॉर्मल है। लेकिन जो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें एक्लेसिया अकर हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो एसोफेगस है ये वाइट हुआ है, मतलब यहाँ पे खुराक जमा होता है। और ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? ये लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर है जो कि रिलैक्स नहीं होता, तो इस वजह से खुराक स्टमक की तरफ नहीं आता और ये वाइट होता जा रहा है। Causes of eclasia. The exact cause of eclasia is poorly understood. Researchers suspected it may be caused by a loss of nerve cell in the esophagus. इसका जो exact cause है वो अभी तक अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, लेकिन रिसर्चर ने कहा है कि इसकी जो सस्पेक्टेड काज है वो ये हो सकता है कि जब नर्व की लॉस हो जाए, नर्व अपना काम सही से नहीं कर रहा है, जब नर्व की डिस्फंक्शन हो जाए तो उस वजह से ये कंडीशन अकर हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हैव बीन सस्पेक्टेड। वायरल इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून responses have been suspected. वायरल इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब इम्यून सिस्टम में मिस्टेकली अपने सेल, जो इम्यून सिस्टम की सेल है वो खुद को खाने लगे, तो उस वजह से भी क्या अकर हो सकती है? उस रिएक्शन
से भी एक्लेसिया अकर हो सकती है, ये भी एक काज हो सकती है, सस्पेक्टेड काज है। वेरी रेयरली इट मे बी काज्ड बाय एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर और इन्फेक्शन। और कभी कभार बहुत कम लेकिन हो सकता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो जाए या इन्फेक्शन की वजह से। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर में हम ले सकते हैं ट्रिपल ए सिंड्रोम को। ट्रिपल ए सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें ट्रिपल ए से डिजीज़ आते हैं, और मतलब ट्रिपल ए जो डिजीज़ का टर्म्स होते हैं वो ट्रिपल ए से स्टार्ट होते हैं। मतलब ए फॉर लिक्रीमा होता है, एलिक्रीमा होता है, एक्लेसिया भी होती है और एडिसन्स डिजीज़ भी होती है। तो ये ऐसे 3 डिजीज़ है जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल ए से स्टार्ट होते हैं। इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, ट्रिपल ए सिंड्रोम देते हैं। और ये डिजीज़ तीनों ही ट्रिपल ए सिंड्रोम में शामिल होता है। ये डिसऑर्डर या ये डिजीज़ या ये सिंड्रोम ज़्यादातर जेनेटिक होता है और ये कंजेनिटल होता है। मतलब कंजेनिटली बच्चे में क्या होता है, कंजेनिटल का क्या मतलब है, जो वो डिजीज़ जो कि बाय बर्थ मौजूद हो बच्चे में, तो ये डिजीज़ बाय बर्थ ही मौजूद होता है बच्चे में। इसमें जो 3 डिजीज़ प्रेजेंट होते हैं, एक है एलिक्रिमल डिजीज़, वो डिजीज़ है जिसमें लिक्रिमल ग्लैंड की जो डेवलपमेंट होती है वो सही तरीके से नहीं हो रही है या डेवलपमेंट ही नहीं होती, तो इस वजह से पर टीयर की एब्सेंस होती है या टीयर क्रिएट नहीं होती, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिक्रिमल कहते हैं। फिर एक्लेसिया हो गया जिसमें हम कहते हैं कि जो स्पेंक्टर होता है वो रिलैक्स नहीं होता। और थर्ड वन क्या है, एडिसन्स है। एडिसन्स में एड्रेनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी हो जाती है। जब एड्रेनल की इनसफिशिएंसी हो जाए तो इसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। तो ये तीनों डिजीज़ ट्रिपल ए डिजीज़ में इकट्ठे हो जाते हैं और इसको फिर हम कहते हैं ट्रिपल ए सिंड्रोम। तो इसकी वजह से भी क्या अकर हो सकती है, ट्रिपल ए सिंड्रोम की वजह से भी एक्लेसिया अकर काज हो सकती है। तो यहाँ पे तो लिखा गया है कि एक्लेसिया काज हो सकती है, लेकिन इस ट्रिपल ए सिंड्रोम में क्या होती है, मतलब एक्लेसिया बहुत ही शामिल है। तो ट्रिपल ए सिंड्रोम की वजह से भी या ट्रिपल ए सिंड्रोम जब हो किसी बच्चे को तो उसको एक्लेसिया भी हो जाती है या उसमें एक्लेसिया भी शामिल होती है। अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी होती है एंड इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। However, a small proportion occur secondary or to other conditions such as esophageal cancer or Chagas disease and infectious disease common in South Africa. अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कभी कभार यानी स्मॉल प्रोपोर्शन में ऐसा भी हो सकता है कि एक कंडीशन बंदे में प्रेजेंट होता है, पेशेंट में प्रेजेंट होता है, एक डिसऑर्डर पेशेंट में प्रेजेंट होता है और दूसरा डिसऑर्डर आता है और उस पर क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। तो इसको हम फिर कहते हैं सेकेंडरी टू अदर कंडीशन। मतलब ये वो कंडीशन है जो कि सेकेंडरी हो गया उस कंडीशन के साथ, यानी पेशेंट को एक डिजीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट था और जो एक्लेसिया है वो आ गया और इसको अफेक्ट कर गया। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, मतलब एक कंडीशन जब ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो दूसरी कंडीशन जब इफेक्ट करे तो वो में भी एक्लेसिया हो सकती है। सच एज एसोफेगियल कैंसर, जिसमें एसोफेगियल कैंसर आता है, एसोफेगियल कैंसर में भी एक्लेसिया हो सकती है। और दूसरा है चिकास डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक पैरासाइट से होती है और ये एक पैरासाइट से होती है, ट्रिप्नोसोमा क्रोजी। और ये इसकी जो साइन एंड सिम्टम है उसमें फीवर होता है, थकावट होता है, भूख न लगना एंड रैशेस बॉडी पे आ जाते हैं। ये ह्यूमन और एनिमल दोनों को हो सकती है, मतलब बोथ को हो सकती है। और ये ज़्यादातर इफेक्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड हार्ट को इफेक्ट करता है। तो ये बहुत खतरनाक डिजीज़ है और जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है तो उसमें क्या आकर हो सकती है, एक्लेसिया भी हो सकती है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, साउथ अफ्रीका में कॉमन है, क्योंकि ये जो पैरासाइट होता है ये साउथ अफ्रीका में ही ज़्यादा पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि क्या है, साउथ अफ्रीका में कॉमन है। रिस्क फैक्टर क्या है, इट अकर इन एनी एज बट मोस्ट ऑफन बिटवीन 30 to 60। ये ज़्यादातर एनी एज में हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादा कॉमन एज है फॉर एक्लेसिया वो कौन सा है, 30 to 60 एज है। 30 and 60, 30 से लेकर 60 तक जो एज है वो बहुत कॉमन एज है। मेन और वुमेन आर इक्वली एट रिस्क, मेन भी और वुमेन दोनों इक्वली रिस्क पे है।
हैविंग सर्टन जीन्स, इसमें जीन्स की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि हमने ट्रिपल एक सिंड्रोम का एग्जांपल दिया। हैविंग प्रॉब्लम विद इम्यून सिस्टम का भी हमने एग्जांपल दिया कि जब अपने सेल खुद को खाने लगे तो उसकी वजह से भी कलीजिया हो सकती है। हैविंग हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से भी हो सकती है ये कलीजिया, और अदर वायरल इन्फेक्शन, जिसके वायरल इन्फेक्शन है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या अदर वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है। हैविंग शिगास डिजीज़, जैसे कि हमने शिगास डिजीज़ की बात की कि कौन सी डिजीज़ होता है, तो उससे भी हो सकता है क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी अफेक्ट होता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है तो इसमें मे बी के इक्लेजिया अकर हो सकती है। दिस इज़ एन इन्फेक्शन काज बाय पैरासाइट, ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि पैरासाइट की वजह से काज होती है, और ये पैरासाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये जो स्टूडेंट्स याद रखें, जो पैथोफिजियोलॉजी होती है इससे बहुत सारे MCQs आ सकते हैं, ये सारे चैप्टर को कवर करता है, तो आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी को गौर से देखना है और याद भी करना है। पैथोफिजियोलॉजी में लिखा है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज में क्या क्या आते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है और ऑटो इम्यूनिटी भी हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी और वायरल इन्फेक्शन दोनों में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं और दोनों अपने आप को क्या करते हैं, फिर मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और फिर जब इन्फ्लेमेशन होता है तो गैंग्लियन सेल की लॉस हो जाती है। जब गैंग्लियन सेल की लॉस हो जाए तो फाइब्रोसिस होती है, और जब फाइब्रोसिस हो जाए तो एक्लेजिया अकर हो सकती है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्लेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर प्रेशर। जो एक्लेजिया होती है ये लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की प्रेशर की वजह से होती है, मतलब जब वहाँ पे जो खुराक होता है वो अंदर की तरफ नहीं जाता तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है लोअर स्फिंक्टर पे, और जब वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, जो पेरिस्टालिसिस की मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या तो उसकी डिक्रीज आ जाती है या वो एब्सेंट हो जाता है। जब पेरिस्टालिसिस मूवमेंट नहीं होता तो जो खुराक होता है वो अंदर की तरफ नहीं चलता, और जब वो खुराक अंदर स्टमक में एंटर नहीं होता तो ये एसोफेगस में जमा हो जाता है, और जब ये एसोफेगस में स्टोर हो जाता है तो हमारी माउथ की तरफ से दोबारा रिफ्लेक्स आ जाता है, हमारे माउथ को वो रिफ्लेक्स आ जाता है जो कि बेटर टेस्ट में होता है। और ये साइन है किस चीज़ का, एक्लेजिया के, फिर हम जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इस एक्लेजिया की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ट्रबल सॉल्विंग बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। ट्रबल मतलब कि सॉल्विंग में तकलीफ होता है, चाहे वो लिक्विड में हो या क्या हो, वो खुराक लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, दोनों में क्या होता है, तकलीफ होता है, उसकी सॉल्विंग में तकलीफ होती है। चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन होता है एंड डिस्कम्फर्टेबल होता है, मतलब पेन की वजह से इंसान डिस्कम्फर्ट फील करता है। वेट लॉस भी होता है क्योंकि खुराक स्टमक तक नहीं जाता, और जब स्टमक तक नहीं जाता तो वहाँ पे इंसान की ग्रोथ भी फिर नहीं होती, तो वेट लॉस भी हो जाती है। फूड और लिक्विड कम बैक अप इनटू थ्रोट, जिसको हम क्या कहते हैं, रीजर्गिटेशन कहते हैं। तो जो खुराक होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, थ्रोट में बैकअप करता है या बैक आता है, कम बैक करता है, जिसको हम रीजर्गिटेशन कहते हैं। स्पेशली व्हेन यू आर लाइंग डाउन, ज़्यादातर ये उस दौरान होता है जब आप लाइंग डाउन हो, मतलब जब आप लेटे रहते हो। इट्स ओपन मिक्स विद सलाइवा एंड म्यूकस, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, ये जो खुराक होता है ये म्यूकस और सलाइवा से मिक्स हो जाता है और ये दोबारा से कम बैक करता है थ्रोट की तरफ। फूड सीम टू हैंग ऑफ इन यूर चेस्ट, आपको ऐसा लगता है कि ये जो खुराक होता है ये मेरे चेस्ट पे क्या हुआ है, लटक गया है, हैंग हुआ है, क्योंकि ये स्टमक तक नहीं चलता तो वहाँ पे रहता है। हार्ट बर्न का मतलब हार्ट तो नहीं जलता, लेकिन जो स्टमक है, जो एसोफेगस है वो बर्न कर रहा है, जल रहा है। ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो स्टमक होता है या जो हमारा हार्ट होता है ये जल रहा है। कपिंग एट नाइट टाइम में कपिंग महसूस होता है या कपिंग करता है। नमूनिया क्यों होती है, फ्रॉम एस्पायरेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स,
एस्पायरेशन ऑफ फूड का क्या मतलब है, जब हम खुराक लेते हैं तो जब ये खुराक लंग में चला जाए या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए, तो जब वहाँ पे चला जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे चला जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, क्योंकि इसमें जर्म्स, बहुत सारे जर्म्स होते हैं। वो जर्म जो है ना ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एस्पायरेटरी नमूनिया कास हो सकती है। तो एस्पायरेशन भी हो सकती है, जिसको हम नमूनिया भी कह सकते हैं। बिल्चिंग भी हो सकती है। बिल्चिंग का क्या मतलब है, जो डकार होती है वो भी फील करता है, डकार भी आ जाता है। वॉमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो खुराक होता है वो वहाँ पे स्टमक में, इसोफेगस में स्टोर हुआ है, तो वो माउथ की तरफ वापस आता है, क्योंकि अंदर जाता नहीं है, तो इसकी वजह से वॉमिटिंग भी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? In the early stage of eclampsia, the main symptom are trouble swallowing or chest pain. Early stage में क्या होता है eclampsia में, इसकी जो साइन एंड सिम्टम है, मेन साइन एंड सिम्टम वो है swallowing में डिफिकल्टी एंड swallowing और चेस्ट पेन महसूस होता है। If eclampsia not treated, अगर eclampsia को ट्रीट नहीं किया early stage में, तो क्या हो सकता है, the food that collect in the esophagus can cause कॉम्प्लिकेशंस। जो फूड जो है ना वो एस्पेक्स में स्टोर हुआ है, तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते हैं। द मटेरियल समटाइम्स स्पिल इनटू द लंग्स काजिंग ब्रोंकाइटिस, नमोनिया एंड क्रोनिक लंग डिजीज। ये खुराक जो है ना ये कभी कभार स्पिल होते हैं या फिल जाते हैं लंग्स में, और जब ये लंग्स में चले जाते हैं वहाँ पे स्पिल होते हैं, तो क्या काज कर सकती है ये, इसकी वजह से फिर ब्रोंकाइटिस या नमोनिया या क्रोनिक लंग डिजीज काज हो सकती है। The retained food can also cause chronic irritation of this esophagus lining sometime with fungal infection। कभी कभार जो रिटेन खुराक होता है, रिटेन खुराक का क्या मतलब है, वो खुराक जो कि स्टोर हुआ है वहाँ पे, मतलब वो खुराक जो कि एसोफेगस में स्टोर हुआ है, तो वो खुराक काज कर सकता है क्रोनिक इन्फेक्शंस को एसोफेगस में, एसोफेगियल लाइनिंग में, जो मतलब वहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन काज कर सकता है। समटाइम विथ फंगल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन में लीड टू वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन या पुअर न्यूट्रिशन की वजह से क्या काज हो सकती है, वेट लॉस भी अकर हो सकती है। देयर आर आल्सो अ स्मॉल इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एसोफेगस कैंसर। यहाँ पे रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है एसोफेगस कैंसर की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, तो में भी कैंसर भी काज हो जाए। एसोफेगियल परफोरेशन। एसोफेगियल परफोरेशन का क्या मतलब है, एसोफेगस में सुराख भी हो सकता है। परफोरेशन मतलब सुराख। एस्पायरेशन नमूनिया, और एस्पायरेशन नमूनिया भी हो सकती है, जैसे कि हमने बताया कि जो खुराक होता है वो लंग्स तक चला जाए या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट तक चला जाए, तो उसको इन्फेक्ट करते हैं, और जब उसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन अकर हो जाए तो उसकी वजह से एस्पायरेटरी नमूनिया हो जाती है। डायग्नोसिस इसकी क्या है? eclampsia is a rare condition. It can be confused with more common esophageal problems such as GERD. Because of this, patient can be misdiagnosed for many months or years. eclampsia जो है ना ये एक रेयर कंडीशन में होता है, और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं या जो लोग होते हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो eclampsia है उसको कंपेयर करते हैं GERD से। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं पेशेंट को फिर मिसडाइग्नोस करते हैं, मतलब जो eclampsia का अपना डायग्नोसिस होता है वो नहीं करते, बल्कि GERD का डायग्नोसिस करते हैं। सम मंथ्स तक या ईयर तक, जो कि पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम अकर हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो स्टमक को ट्रीट कर रहा है, और प्रॉब्लम कहाँ पे है, एसोफेगस स्फिंक्टर में है। ए पेशेंट हैव कांस्टेंट ट्रबल स्वॉल्विंग, दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर eclampsia। अगर पेशेंट को स्वॉल्विंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, कॉन्स्टेंटली डिफ़िकल्टी हो रही है, तो पेशेंट को चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट करे eclampsia का। तो इसकी डायग्नोसिस में अपर एंडोस्कोपी आती है। अपर एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो मतलब
एक कैमरे की शक्ल में एक ट्यूब को अंदर इंसर्ट करता है और वहाँ पे छोटा सा कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे की शक्ल में और उस कैमरे के ज़रिए क्या करता है, जो अंदर जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको एक स्क्रीन पे दिखता है। यहाँ पे बाहर एक स्क्रीन लगा होता है, उसके साथ इस कैमरे को कनेक्ट करता है और उस स्क्रीन के ज़रिए सारा डिफ़िकल्टी, सारा प्रॉब्लम को एग्जामाइन करते हैं। दिस टेस्ट अलाउ द डॉक्टर टू एग्जामाइन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर एग्जामाइन करते हैं एसोफेगस को, स्टमक को एंड ड्यूडेनम को। ड्यूडेनम वो पार्ट है जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एसोफेजियल मैनोमेट्री, एसोफेजियल मैनोमेट्री होती है ये क्या होता है, दिस टेस्ट कैन फाइंड आउट द इफ पेरिस्टालिसिस इज वर्किंग एंड इफ द लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर इज रिलैक्सिंग। ये एक ऐसा मैनोमेट्री, ये जो मैनोमेट्री होता है ये नोज के ज़रिए एक ट्यूब को एंटर करता है और स्टमक तक या जो एसोफेगस है उसमें एंटर करता है और उस ट्यूब में क्या होता है, उसमें चेक करता है कि ये जो पेरिस्टालिसिस है ये हो रहा है कि नहीं। इसके ज़रिए ये पेरिस्टालिसिस को मेजर कर रहा है। और यहाँ पे एक मशीन के और यहाँ पे इस ट्यूब के साथ एक मशीन लगा हुआ है जो कि उस मशीन पे एक ग्राफ हमें दिखाई देता है कि जो स्टमक की ये जो स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, उसके रिलैक्सेशन या कंट्रैक्शन या उसके पेरिस्टालिसिस सही तरीके से हो रहा है या नहीं, उसके पेरिस्टालिसिस के वर्किंग को चेक करता है। एसोफेग्राम जो है ना, ये एक एक्सरे होती है जो कि स्टडी करता है एसोफेगस और स्टमक को। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अपर एंडोस्कोपी हो रहा है जो कि एक ट्यूब को एंटर किया है। यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ होता है और इस कैमरे के ज़रिए क्या करता है, स्टमक को, ड्यूडेनम को और जो एसोफेगस है उसको चेक करते हैं। इस स्क्रीन में दिखाई देता है फिर ये सारा प्रोसेस। फिर ये क्या है, ये वो ट्यूब होता है या वो कैथेटर होता है जो कि नोज के ज़रिए एंटर किया है। ये आप लोग देख सकते हैं जो कि हमने बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसोफेजियल मैनोमेट्री। तो ये एसोफेजियल मैनोमेट्री होता है जो कि एक ट्यूब को एंटर करता है थ्रू नोज और नोज से लेकर स्टमक तक ले आता है और ये सिटिंग पोजीशन में होता है। जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में हो तो ये ट्यूब एंटर करता है और इस ट्यूब को यहाँ पे एक मशीन होता है उसके साथ लगाता है और इसके ज़रिए पेरिस्टालिसिस के मूवमेंट को चेक करता है कि ये रिलैक्स और कंट्रैक्शन इसकी कैसे हो रही है। ये एसोफेग्राम है जिसमें हम एक्सरे निकालते हैं स्टमक की और एसोफेगस की। तो इसमें एसोफेगस का जो रिलैक्सेशन होता है, जो कंट्रैक्शन होता है या जो स्फिंक्टर होता है उसको चेक करते हैं कि इसके रिलैक्सेशन हो रहा है या नहीं, यहाँ पे फूड जमा हुआ है कि नहीं। तो इसको देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ये एबनॉर्मल है, इसमें क्या हुआ है, ये नॉर्मल है। ये पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो स्फिंक्टर है वो क्लोज हुआ है, इसमें रिलैक्सेशन नहीं होती और इसमें खुराक जमा हुआ है। तो ये एबनॉर्मल एसोफेग्राम निकला हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।